12th क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 18, जिसे हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं या ग्रुप 18 अक्री गैस, नोबल गैस, इनर्ट गैस सभी कहलाता है। इसके 8 जो सदस्य हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। परमाणु क्रमांक मैंने सिखाया है 2, ठीक है। उसके बाद 8 जोड़िए, फिर 18 जोड़िए, मैंने सिखा दिया। तो 2, 10, 18, 36, 54 और 86 इनके परमाणु क्रमांक हैं। चूँकि इनके संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इनका अष्टक पूर्ण है। यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए NH2 NP6। तो चूँकि इनका अष्टक पूर्ण है, ये अब ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की स्थिति में है ना देने की स्थिति में, अतः इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 मानी जाती है और इसलिए इन्हें ग्रुप शून्य समूह या जीरो ग्रुप का एलिमेंट भी कहा जाता है। इनकी क्रियाशीलता बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए इन्हें अक्रिय गैसें भी हम कहते हैं, इनर्ट गैस या अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं तो सबसे पहली बात आ रही है हमारे सामने परमाणु त्रिज्या की। आपको मालूम है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो मैं सिखा चुकी हूँ, कम से कम ये अब 8वीं बार हो रहा है। तो कोषों की संख्या में वृद्धि होगी, नाभिक के आवेश में वृद्धि होगी, कोषों की संख्या में वृद्धि अधिक प्रभावी हो जाएगी, अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण घटेगा, दूरी बढ़ेगी, अतः परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। पर इसमें खास क्या है, सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या पूरे पीरियोडिक टेबल में अष्टक पूर्ण होने के कारण अक्रिय गैसों की होती है। आयनन एंथैल्पी, चूँकि इनके संयोजकता कोष में कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन है भाई, इनका अष्टक पूर्ण हो चुका है, अतः इनके अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन काम होगा। बुन्सन बर्नर द्वारा आप वो ऊर्जा उपलब्ध नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनकी आयनन ऊर्जा बहुत उच्च मानी जाती है। क्लियर? अगली जो बात आ रही है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता की आ रही है। क्या होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता? किसी भी अंतिम कोष द्वारा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। चूंकि इनका अष्टक पूर्ण है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, इसलिए पहले तो यही माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो शून्य होती है, लेकिन उत्कृष्ट गैस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो अब ये बोला जाता है कि ये धनात्मक मानी जाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्रियाओं के आधार पर वर्गीकृत की जा चुकी है। फिर बात करते हैं गलनांक क्वथनांक की। यस, ऑब्वियस है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ इनके गलनांक और क्वथनांक जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। उसके बाद इनमें एक गुण दिखेगा द्रवण का, लिक्विफिकेशन का गुण दिख रहा है आपको द्रवण का। द्रवण में क्या होने वाला है, चूंकि ये एक परमाणु है और इनके परमाणुओं के मध्य आपस में बहुत दुर्बल वॉन्डरवॉल बल पाए जाएंगे, इसलिए बहुत आसानी से द्रवीभूत करना चाहिए इनको कायदे से, है ना। इनके परमाणुओं को केवल दुर्बल वॉन्डरवॉल बल द्वारा बंधा हुआ है, मगर हीलियम का द्रवीकरण सबसे कठिन होता है। अन्य गैसें कुछ कम कठिनाई के साथ द्रवीकृत की जाती है और जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे वैसे वैसे द्रवीकरण की सरलता बढ़ती जाएगी, क्योंकि वॉन्डरवॉल बल दुर्बल होते चले जाएंगे। ओके, अगला गुण है विलेयता। उत्कृष्ट गैसें जो है जल में अल्प विलेय होती है। इनकी विलेयता समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है, क्योंकि ध्रुवीय प्रकृति बढ़ रही है। ध्रुवीय गुण मतलब आंशिक धनावेश का उत्पन्न और आंशिक ऋणावेश का उत्पन्न होना। तो जो उत्कृष्ट गैसों के संपर्क में आएंगे उनमें प्रेरित द्विध्रुव गुण उत्पन्न होगा और उसके उत्कृष्ट गैसों की क्रिया परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ेगी। यही कारण है कि हीलियम से ज़ेनॉन तक प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया में वृद्धि के कारण विलेयता में वृद्धि होती है, क्योंकि ध्रुवणता बढ़ती है इसलिए विलेयता बढ़ती है। गलन की एंथैल्पी या वाष्पन की एंथैल्पी, उत्कृष्ट गैसों की गलन एवं वाष्पन की एंथैल्पी बहुत कम होगी, क्योंकि द्रवीभूत अवस्था में इनके परमाणुओं के मध्य अंतराण्विक बल पाया जाएगा। अंतराण्विक बल प्रबल होगा तो ये आसानी से गलन या वो क्रिया को नहीं देंगे। और लास्ट जो भौतिक गुण दिख रहा है वो है चारकोल अधिशोषण। हीलियम को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसें निम्न ताप पर चारकोल में अधिशोषित हो जाती है। पहले एक देवार की विधि होती थी जो पढ़नी होती थी, कैसे पृथक्करण किया जाएगा, अब वो है नहीं। परमाणु त्रिज्या में वृद्धि के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। कुछ इनकी रासायनिक विशेषताएं भी हम पढ़ लेते हैं। पहली रासायनिक विशेषता आपको मालूम है कि उत्कृष्ट गैसें जो हैं वो एकल परमाणु है ना, अर्थात ये सभी चूंकि एकल परमाणु है। एक विशिष्ट ऊष्मा 11th में आपने पढ़ा है CP/Cv का अनुपात 1.66 होगा। बाह्यतम कोष जो है वो पूर्ण अष्टक के कारण बंध निर्माण के पक्ष में नहीं होता। सेतु तत्व,
नो डाउट हीलियम, नियॉन, आर्गॉन जो है, जो अक्रिय गैसें हैं, वो प्रबल धन विद्युतीय तत्व और प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के मध्य अर्थात प्रथम समूह और 17वें समूह के मध्य ये सेतु का काम करती हैं, बीच में होती हैं। ये हम 11th में पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के चलते इनकी उच्च आयनन एंथैल्पी है ना। तो इस समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन चूंकि 8 होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं तो इनको ग्रहण नहीं करना है, इसलिए इनकी एंथैल्पी जो है वो बहुत अधिक उच्च मानी जाती है। नील बाल भट्ट ने अपने प्रयोग में बताया कि ज़ेनॉन की आयनन ऊर्जा लगभग ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा के बराबर है। चूंकि ज़ेनॉन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा के बराबर है और ऑक्सीजन PtF6 के साथ आयनिक यौगिक बनाता है, अतः ज़ेनॉन भी ये यौगिक बना सकता है। यही कारण है कि बोला जाता है कि अक्रिय गैसें भी कुछ यौगिकों का निर्माण करती, जिसमें आपको दिख रहा है ज़ेनॉन के साथ प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। उसके अलावा ये कुछ और यौगिक बनेंगे। ये एक रीजनिंग क्वेश्चन में आता है कि क्यों बनाती, तो इसलिए बनाती कि उनकी आयनन ऊर्जा जो है वो ऑक्सीजन के लगभग समान है। इसमें से कुछ प्रमुख यौगिक जो दिए हैं आपको विथ ऑक्सीकरण संख्या, इनको आप देख लीजिएगा और आपको संकरण के थ्रू इन यौगिकों को बनाना है ना। संकरण की क्रिया से ये देख लीजिए, आपको प्रारंभिक अवस्था में फिर 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, फिर आपको उत्तेजित कराना है sp_d में, D2 का बनाएंगे तो इसमें D3 में ले जाएंगे तो इसमें, इस तरह से ये सब यौगिक आपके संकरण की क्रिया के दौरान तैयार होते चले जाएंगे, जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना। XeF2, XeF4, XeF6, XeF8 आदि सभी बनाए जा सकते हैं। ज़ेनॉन की F2 से क्रिया कराए निकेल की उपस्थिति में XeF4 बना। फिर Xe की अभिक्रिया F3 से क्रिया निकेल की उपस्थिति में 673 केल्विन और 50 से 60 डिग्री का ताप, तो XeF6 बना। तो इस तरह से ये ज़ेनॉन के यौगिक, ज़ेनॉन के ऑक्साइड्स अगर आपको बनाने हैं तो आप ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड की 12 मोल जल से क्रिया करा दीजिए, ज़ेनॉन के ऑक्साइड्स बन जाएंगे। देखिए 4Xe अलग हो गया, 2XeO3 बन गया, HF और O2 मुक्त हो गए। उसी तरह से यहाँ भी बना सकते हैं आप XeF6 लेके 3 मोल जल से ज़ेनॉन का ऑक्साइड। ज़ेनॉन के कुछ फ्लोराइड्स भी बना सकते हैं आप, जो दिख रहा है आपको XeF4 प्लस जल ले लीजिए तो XeOF2 बना, 2HF रिलीज हुआ। XeF6 के साथ जल की क्रिया बनाया करे तो XeOF4 बना और 2HF मुक्त हो गया। इन्हीं की जो संरचना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, ये आपको दिख रही है। सबसे पहली संरचना में आप देख रहे हैं, है ना, ये आपका XeF2 बना हुआ है, फिर XeF4 बना हुआ है। ये संरचनाएं आप बिल्कुल बनाएंगे ही बनाएंगे। और उसके बाद ये XeF6 बना हुआ है। तो ये संरचनाओं को आपको बनाना बहुत ज़रूरी है इस तरह से। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक होमवर्क ये रहेगा आपका कि आपको सभी अक्रिय गैसों के, हीलियम से लेकर रेडॉन के उपयोग याद करने बहुत ज़रूरी है ना। उपयोग बहुत ज़रूरी है, उसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा।